कैसे कॉलेज से शुरू हुए प्यार का अंत हुआ खौफनाक। क्या सच में अलग कास्ट में शादी करना आज भी गुनाह है? कैसे अशुभ और मनहूस शब्द एक इंसान की जान जाने की वजह बने? क्यों इस एक केस ने 10 लोगों से उनकी जिंदगियां छीन ली? आइए सब कुछ बताते हैं आज की इस केस फाइल में। ये केस है ग्रेटर नोएडा का, जहां 21 फरवरी 2025 को सुबह के वक्त सब लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन डी पार्क तिराहे पर लोगों का भारी हुजूम मौजूद था। तिराहे पर हाहाकार मचा हुआ था और लोग एक शख्स को घेरे हुए खड़े थे, जिसकी हालत बहुत ही नाजुक थी, क्योंकि इसको कुछ मिनट पहले ही 2 शूटर्स ने गोलियों से छलनी कर दिया था। इसलिए आसपास मौजूद लोग जल्दी से ग्रेटर नोएडा के थाने इकोटेक 3 में फोन करते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। शूटर, गोलियां और जख्मी शख्स, ऐसे शब्द सुनकर पुलिस भी थोड़ी अलर्ट हो जाती है और जल्दी से टीम को लेकर डी पार्क तिराहे पर जाती है, जहां पहले से ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और पीड़ित व्यक्ति बदहवास हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। पुलिस लोगों से पूरा मामला जानने की कोशिश करती है और खुलासा होता है कि कुछ वक्त पहले पीड़ित व्यक्ति अपनी कार से गुजर रहा था, लेकिन अचानक पीछे से 2 बदमाश जो बाइक पर सवार थे वो उसको फॉलो करने लगते हैं और फिर मौका देखकर कार को टक्कर मारते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति तुरंत ही कार को रोककर बाहर निकल कर देखता है। इससे पहले कि वो उन 2 बदमाशों से कुछ भी कह पाता, इतने में 2 बदमाश सीना ताने हाथ में गन लिए उसके पास आ जाते हैं और उस पर कई राउंड फायरिंग करते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति वहीं जमीन पर गिर पड़ता है और गोलियों की आवाज से रोड पर भगदड़ मच जाती है। लोग डरकर शूटर्स को पकड़ने के बजाय भागने लगते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर वो बदमाश निकल जाते हैं। ये सब जानने के बाद सबसे पहले पुलिस पीड़ित व्यक्ति को उठाकर नजदीकी जिला अस्पताल में ले जाती है, लेकिन जब डॉक्टर्स उसे चेक करते हैं तो डिक्लेयर कर देते हैं कि इसकी जान जा चुकी है और बताते हैं कि कुछ मिनट पहले ही इसकी जान गई है। यानी कि रास्ते में जब गोलियों से इसे छलनी किया गया था तभी इन्होंने दम तोड़ दिया था। ये जानने के बाद अब पुलिस इस व्यक्ति की पहचान करने, उसके परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और किस्मत से तभी पीड़ित व्यक्ति के पास मौजूद मोबाइल फोन पर एक कॉल आता है जो उसकी बहन का था और इस व्यक्ति का नाम था मंजीत मिश्रा। पुलिस बहन से कहती है कि आपके भाई का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। एक्सीडेंट का नाम सुनते ही सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं और जो बहन है वो माँ को लेकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती है, जहाँ जाकर परिवार को पता चलता है कि मंजीत की तो जान जा चुकी है, वो भी अननेचुरल तरीके से। परिवार जब बेटे की बॉडी इस हालत में देखते हैं तो उनका कलेजा कांप उठता है, क्योंकि मंजीत की हालत बहुत ही दर्दनाक थी। इसलिए हॉस्पिटल में ही रोना पिटना शुरू हो जाता है और पूरा माहौल गम में डूब जाता है। लेकिन पुलिस के दिमाग में एक सवाल खटक रहा था कि आखिर मंजीत को किसने और क्यों मारा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए अब पुलिस मेहनत में लग जाती है और मंजीत का मुकदमा दर्ज कर उसके परिवार से पूछताछ की जाती है, जिसमें पता चलता है कि मंजीत की प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही थी। वो बैंक में डेटा मैनेजर की जॉब करता था और 1 लाख रुपए महीने की सैलरी पर था, पर पर्सनल लाइफ में मंजीत को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी साल 2017 से, जब मंजीत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की साहिबाबाद में बने इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, जबकि मंजीत बिहार के दरभंगा से बिलोंग करता था। लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में उसने गाजियाबाद में ही रहना शुरू कर दिया था। इसी कॉलेज में उसकी मुलाकात ग्रेटर नोएडा की रहने वाली मेघा राठौर से होती है, जो काफी आजाद ख्याल की लड़की थी और यही बर्ताव मंजीत को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है और एक कॉलेज में पढ़ाई के चलते दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे वक्त के साथ दोस्ती पर प्यार का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है और ये प्यार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और जल्द से जल्द शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इनका ये फैसला इनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है और ये मुसीबत थी कास्ट। दरअसल मंजीत ब्राह्मण था जबकि मेघा राजपूत थी, इसलिए जब दोनों अपनी अपनी फैमिली में एक दूसरे के बारे में बताते हैं तो परिवार को इनका ये फैसला पसंद नहीं आता और सबसे ज्यादा ऐतराज था मेघा के परिवार को, क्योंकि दोनों अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे। ऐसे में बेटी की शादी अदर कास्ट में करने के वो खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था इससे उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए वो इस शादी से साफ इनकार कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ मंजीत का परिवार बेटे की जिद के आगे मेघा को बहू बनाने के लिए राजी हो भी जाता है। घर वालों के अगेंस्ट जाकर मेघा मंजीत का साथ नहीं छोड़ती और दोनों यूं ही मिलना जुलना जारी रखते हैं। इसी तरह 2017 से 2024 का वक्त आ जाता है और आखिरकार बेटी की जिद के आगे परिवार भी घुटने टेक देता है और दोनों परिवार की रजामंदी से दोनों बच्चों का रिश्ता तय हो जाता है।
अब भले ही इनकी शादी हो रही थी, लेकिन मेघा के परिवार के मन में कास्ट फीलिंग कहीं न कहीं कुलबुला रही थी और इसलिए समाज में बेइज्जती के डर से वो कार्ड में मंजीत के परिवार को मिश्रा लिखवाने के बजाय परिहार लिखवाते हैं और साथ ही उन्हें बिहार का न बताकर कानपुर का बताते हैं। हालांकि इस नकली पहचान से मंजीत का परिवार थोड़ा एतराज तो करता है, पर फिर बेटे की खुशी के आगे वो खामोशी का रास्ता इख्तियार कर लेता है और फाइनली 28 जनवरी 2024 को दोनों की शादी हो जाती है और खुशी खुशी मेघा मंजीत के परिवार के साथ खुल मिलकर रहने लगती है। लेकिन शादी के ठीक 15 दिन बाद ही मंजीत के पिता प्रमोद मिश्रा की सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है और यहीं से कहानी बिगड़ना शुरू होती है। दरअसल मंजीत के परिवार को लग रहा था कि बहू के अशुभ और मनहूस कदम घर में पड़ने की वजह से प्रमोद मिश्रा जी की जान गई। मेघा उनके परिवार की खुशियां खा गई, इसलिए ससुराल वाले मेघा को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में मेघा बर्दाश्त करती है, पर जब बात सर से पार हो जाती है तो वो भी न सिर्फ ससुरालियों को पलटकर जवाब देती है, बल्कि ससुरालियों की वजह से मंजीत के साथ भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। क्योंकि जब भी ससुराल वाले उसे मनहूस कहते तो मंजीत खामोश रहता था, न कि मेघा का साथ देता। इसलिए मेघा मंजीत से भी झगड़ने लगती है और शादी के 15-20 दिन बाद ही दोनों पति पत्नी के बीच क्लेश होना शुरू हो जाता है। एक खुशहाल जिंदगी की चाह में मंजीत मेघा को लेकर परिवार से अलग हो जाता है और दोनों पति पत्नी नोएडा सेक्टर 15 में एक किराए के मकान में रहने लगते हैं, क्योंकि यहीं पास में वो बैंक भी थी जहां मंजीत नौकरी करता था। भले ही मंजीत परिवार से अलग हो गया था, लेकिन अब भी वो अपनी माँ और बहन से फोन पर बात करता था, क्योंकि पिता के बाद परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। इसलिए घर का किराया देने से लेकर माँ और बहन का पूरा खर्चा उठाना उसका फर्ज था। पर ये बात मेघा को पसंद नहीं आ रही थी और खुद ये बात मंजीत की बहन ने कबूल की। उसने बताया कि मेघा चाहती थी कि मंजीत परिवार से कोई कांटेक्ट ना रखे, जबकि मंजीत परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ सकता था। इसलिए फिर से दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है और इस रोज रोज की किचकिच से पीछा छुड़ाने के लिए मंजीत 20 जून 2024 को मेघा को उसके मायके छोड़ आता है और उसे ये भरोसा दिलाता है कि वो सब कुछ ठीक होने के बाद उसे वापस लेने आएगा। लेकिन उसके बाद वो कभी भी मेघा को लेने ही नहीं गया, जिससे मेघा भी परेशान रहने लगी। मंजीत ने फैसला कर लिया था कि अब वो मेघा के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि मेघा की वजह से एक तो वो अपने परिवार से दूर हो गया था, दूसरी उसकी मेघा के साथ बन भी नहीं रही थी। इसलिए वो मेघा से अलग होने की ठान लेता है। लेकिन मेघा को ये बात अंदर तक झकझोर के रख देती है। वो काफी उदास और परेशान रहने लगती है और जब बहन की ये हालत उसका भाई सचिन देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है। वो नहीं चाहता था कि मेघा पर तलाक का धब्बा लगे, जैसे उस पर लग चुका है। जी हाँ, सचिन की 2 शादी हुई थी, पर दोनों पत्नियों से किसी कारणवश उसका डिवोर्स हो गया। इसलिए वो अच्छे से समझता था कि तलाक का दाग कितना गहरा होता है। अब सचिन मेघा का घर दोबारा बसाने के लिए मंजीत से मिलने जाता है। उसे समझाता है कि मेघा से आगे कोई गलती नहीं होगी, बस तुम उसे दोबारा से अपना लो। लेकिन मंजीत उसकी एक नहीं सुनता, जिससे सचिन का दिमाग भी गर्म हो जाता है और वो अपनी बहन के परिवार को उजड़ता हुआ देखकर गुस्से में मंजीत के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर देता है। सेटलमेंट की बातें होती हैं और बात तलाक तक भी पहुंच जाती है। मेघा और उसका परिवार मंजीत को तलाक का नोटिस भेज देते हैं। साथ ही 90,000 रुपए हर महीने मेंटेनेंस के तौर पर डिमांड की जाती है। इसके अलावा 1 करोड़ एलिमनी और 2 करोड़ दूसरे खर्चों के लिए भी कहा जाता है, पर मंजीत इन सब पैसों को देने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी जो वो एलिमनी थे। लेकिन मेघा का परिवार उस पर दबाव बनाने लगता है, जिससे तंग आकर मंजीत गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन में मेघा और उसके परिवार के खिलाफ FIR लिखवा देता है, जिसमें उसने ससुरालियों की तरफ से टॉर्चर करने की बात कही थी। साथ ही ये भी कहा था कि मेरा साला यानी सचिन मेरी जान ले लेगा, मुझे उससे खतरा है। मंजीत का डर देखकर पुलिस भी तुरंत FIR दर्ज कर लेती है और मंजीत भी अब फैसला कर लेता है कि वो मेघा के साथ अब तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा और ना ही उसे कोई एलिमनी देगा। बस यहीं से दोनों परिवारों में और ज्यादा दूरियां आ जाती हैं। इससे पहले कि पुलिस मंजीत की कोई हेल्प कर पाती, इतने में उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। ये सब जानने के बाद पुलिस का शक कहीं न कहीं मेघा के परिवार पर ही था, लेकिन बिना सबूतों के उन पर एक्शन लेना पॉसिबल नहीं था। इसलिए पुलिस सबसे पहले CCTV कैमरे के जरिए शूटर्स की पहचान करती है और इस सब में करीब 100 CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं, जिनमें शूटर्स की पहचान हो जाती है और साथ ही उन्हें मंजीत की रेकी करते हुए उसके पीछे आते हुए भी देखा जाता है। जबकि एक फुटेज में तो ये बदमाश सचिन की दुकान में भी घुसते हुए नजर आते हैं, जिनसे पुलिस का शक सचिन पर और गहरा हो जाता है और जल्द ही पुलिस दोनों शूटर्स को पकड़ लेती है। और जब इनसे सच उगलवाया जाता है तो ये सचिन राठौर और प्रवीण का नाम लेते हैं और ये प्रवीण सचिन का ही दोस्त था।
और उसी ने दोनों शूटर्स को हायर किया था। इसलिए पुलिस जल्द ही सचिन और प्रवीण को भी धर दबोचती है और जब उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं तो सच काफी दिल दहला देने वाला होता है। सचिन पूरी साजिश का खुलासा करते हुए यह कबूल करता है कि मंजीत को मारने का प्लान उसी का था। दरअसल सचिन भी अपनी बहन के बिगड़ते घर की वजह से काफी परेशान रहने लगा था, इसलिए वो मंजीत से बदला लेने का फैसला करता है। लेकिन कैसे, यही बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। और एक दिन सचिन अपने मैनेजर से इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करता है, जिसका नाम था प्रवीण उर्फ तिलके। सचिन की पूरी बात सुनने के बाद प्रवीण कहता है कि यार वो तुम्हारी बहन को नहीं अपना रहा, तुम एक काम करो, उसे मार दो और इस तरह तुम्हारे परिवार की बेइज्जती का बदला भी पूरा हो जाएगा और आसानी से मेघा की शादी दूसरी जगह हो जाएगी। प्रवीण की ये बात सचिन को काफी सही लगती है और वो प्रवीण को इस काम के लिए 15 लाख रुपए देने का वादा करता है, जबकि 5 लाख रुपए बतौर एडवांस दे भी दिए जाते हैं। सचिन ने मंजीत को मारने की प्लानिंग नवंबर 2024 में ही कर ली थी, जिसमें उसका पूरा साथ दे रहा था प्रवीण, जो शूटर्स को जानता था। इसलिए वो अपने गांव बागपत के ही रहने वाले रामवीर उर्फ भूरा नाम के एक आदमी से बात करता है, जो कुश्ती का खिलाड़ी था, लेकिन क्राइम में भी इसकी पकड़ थी। इसलिए प्रवीण इसे एक और शख्स को मंजीत को मारने का काम सौंप देता है और एडवांस के तौर पर विपिन को 5 लाख रुपए दे देता है। साथ ही मंजीत के बारे में पूरी डिटेलिंग भी बता देता है, लेकिन टाइम और फिक्स डेट नहीं बताता, क्योंकि ये इन दोनों शूटर्स को खुद तय करना था। पैसे हाथ में आते ही दोनों शूटर्स अपने अपने काम पर लग जाते हैं और करीब 1 महीने तक मंजीत की अच्छे से रेकी करते हैं। वो कब कितने बजे बैंक जाता है, कितने बजे वापस आता है, ये सब बारीकी से जानते हैं और फिर जब सब पता चल जाता है तो 7 दिन उसको फॉलो करते हैं। लेकिन मंजीत को मारने का खास मौका नहीं मिल पाता। लेकिन फिर आता है 21 फरवरी 2025 का दिन, जब ये मंजीत को बैंक जाते हुए देखते हैं और तुरंत उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। पहले उसकी गाड़ी को टक्कर मारते हैं और जब मंजीत बाहर निकलता है तो ये उसे बेरहमी से शूट करके वहां से भाग जाते हैं, इस उम्मीद में कि वो कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। लेकिन पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से सब कुछ जान लेती है और सचिन राठौर और उसके मैनेजर प्रवीण उर्फ तिलके और दोनों शूटर्स को अरेस्ट कर लेती है। इस बीच पुलिस को मंजीत की एक डायरी भी मिलती है, जिसे उसने मरने से पहले लिखा था और दिल की हर बात डायरी के पन्नों में उतार दी थी। दरअसल शादी के बाद मंजीत काफी परेशान रहने लगा था, क्योंकि शादी के महज 15 दिन बाद ही उसके पिता की रोड एक्सीडेंट में जान चली गई थी। इसके बाद परिवार वाले उसकी पत्नी मेघा के खिलाफ हो गए थे और फिर मेघा भी ससुरालियों के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगी थी और इस सब में मंजीत पिसता जा रहा था। ना तो वो अपने परिवार को हाले दिल बता पा रहा था और ना ही पत्नी को। इसलिए उसने पत्नी से विवाद के बाद अपनी परेशानी को डायरी में लिख दिया था। उसने 7 पेज के नोट में लिखा कि पत्नी ने शादी के कार्ड में उनका सरनेम कुछ और लिखवाया था और साथ ही उन्हें बिहार से ना बताकर कानपुर से बताया था। आगे मंजीत ने लिखा कि जब मेघा और मैं हनीमून पर गए थे तो मेरे पिता की सड़क हादसे में जान चली गई और इसके बाद से ही पूरा विवाद शुरू हुआ और यहीं से कहानी बिगड़ती चली गई। जब मंजीत मेघा को घर छोड़कर आया तो मेघा और उसके परिवार वालों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। उसे मेंटली टॉर्चर किया जाने लगा, उसकी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा था। हालांकि उससे पहले वो मेघा के साथ नोएडा सेक्टर 15 में किराए के घर में रह रहा था और अपने घर के साथ साथ अपने परिवार का खर्चा भी उठा रहा था, साथ ही कार का लोन भी भर रहा था। उसकी इनकम 1 लाख रुपए थी। लेकिन जब मेघा अलग हुई तो तलाक का नोटिस भेजने पर उसने 90,000 रुपए मेंटेनेंस के हर महीने मांगे, 1 करोड़ रुपए बतौर एलिमनी और 2 करोड़ रुपए दूसरे खर्चों के लिए मांगे, जिससे मंजीत बहुत परेशान रहने लगा और आखिर में उसका अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ, जिसकी शायद मंजीत ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस ने इस डायरी को सबूत के तौर पर अपने पास रख लिया, क्योंकि इसमें मंजीत ने पूरी बात बताई है और सबूत के गवाहों के आधार पर पुलिस ने चारों लोगों को पकड़ लिया है, जिनमें सचिन, प्रवीण और 2 शूटर्स हैं। और अब मेघा के ससुर को भी इस पूरी साजिश में लिप्त देखकर अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि मेघा के बारे में पूछताछ की जा रही है कि वो भी इस सब में शामिल थी या फिर नहीं। आपके हिसाब से दोस्तों ऐसे लोगों को क्या सजा दी जानी चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।